कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर से मुलाकात पर भी सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने कहा था कि वो पर्रिकर की तबीयत जानने के लिए मिले थे, लेकिन जैसे ही राहुल ने राफेल मुद्दे में पर्रिकर की भूमिका पर बयान दिया, बीजेपी हमलावर हो गई। पर्रिकर ने भी चिट्ठी लिख दी है कि राहुल ने इंसानियत का भी ख्याल नहीं रखा। मैं देश का सीएम नहीं बनना चाहता हूँ, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूँ। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में युवा कांग्रेस की युवा क्रांति यात्रा के समापन में राहुल गांधी ने राफेल डील को फिर उछाल दिया। राहुल ने कहा कि राफेल डील से पीएम मोदी की रातों की नींद उड़ी हुई है। राहुल ने पूर्व रक्षा मंत्री और फिलहाल गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर का भी हवाला दिया। एचएएल कंपनी से दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट छीना। कल मैं पर्रिकर जी से मिला। पर्रिकर जी ने स्वयं कहा था कि डील बदलते समय प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से नहीं पूछा, पूरा का पूरा प्रोसीजर तोड़ दिया। राहुल गांधी ने कल गोवा में मनोहर पर्रिकर से मुलाकात की थी। बीमार चल रहे पर्रिकर से मुलाकात को राहुल ने ट्विटर पर निजी मुलाकात बताया था, लेकिन आज पर्रिकर ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए राहुल पर मुलाकात का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। पर्रिकर ने इस बारे में राहुल को एक चिट्ठी भी लिखी। पर्रिकर ने लिखा, मुझे काफी निराशा हुई कि आपने इस मुलाकात को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। आपने मेरे साथ 5 मिनट बिताए। इस दौरान न तो आपने राफेल के बारे में कोई जिक्र किया और न हमने इससे संबंधित कोई चर्चा की। मैं फिर कहना चाहता हूं कि राफेल डील भारत की सुरक्षा नीति के हिसाब से ही की गई थी। पर्रिकर ने चिट्ठी लिखी तो राहुल गांधी ने आज दिल्ली में सबके सामने मुलाकात का जिक्र कर दिया। राहुल ने पर्रिकर के मंत्री विश्वजीत राणे के कथित ऑडियो टेप का भी जिक्र किया। वैसे राहुल ने पर्रिकर से मुलाकात करने से पहले ही ट्विटर पर टेप कांड में कोई कार्रवाई न होने पर सवाल उठाया था। आज उन्होंने कहा कि पर्रिकर के पास राफेल की फाइल है, इसीलिए उन्हें सीएम पद से नहीं हटाया गया। एक तरफ पर्रिकर जी कहते हैं, कैबिनेट मीटिंग में कहते हैं, मेरे पास राफेल हवाई जहाज की फाइल पड़ी हुई है, मुझे गोवा से कोई नहीं हटा सकता। कैबिनेट मीटिंग में उनका मंत्री जर्नलिस्ट से टेलीफोन पर बात करता है। आपने टेप सुनी, पूरे हिंदुस्तान ने टेप सुनी। नरेंद्र मोदी जी उसको, पर्रिकर जी को खुश करने की कोशिश करते हैं। राहुल के दावों पर बीजेपी ने पलटवार किया है और राहुल गांधी पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया है। गुजरात के सूरत में किसी रॉक स्टार की तरह पीएम मोदी का मेगा शो देखने को मिला। सूरत के इंडोर स्टेडियम में आयोजित न्यू इंडिया यूथ कॉन्क्लेव में रिवॉल्विंग स्टेज इतिहास का गवाह बना। हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हुआ जब पीएम मोदी ने रिवॉल्विंग स्टेज से लोगों से सीधे संवाद किया। 4.5 साल पहले न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन और सिडनी के अल्फोंस एरिना जैसी भव्यता गुजरात के सूरत में भी नजर आई। पीएम मोदी ने मंच से कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और कहा 2004 से 2014 तक रिमोट वाली सरकार थी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों के सवालों पर जवाब दिया और कहा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई इसलिए छेड़ पाया हूं क्योंकि मैं एक सामान्य परिवार से आया हूं। आपने सही कहा कि आप एक सामान्य परिवार से आ रहे हैं और इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ दी आपने। मुझे लगता है कि मैं इसलिए छेड़ पाया हूं क्योंकि मैं सामान्य परिवार से आता हूं। मैं भी अगर बड़े घराने से आया होता, मैं भी वो बड़े बड़े बैगेज लेकर के आया होता, तो मुझे भी डर रहता कि कल मेरी किताब खुल जाएगी तो क्या होगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि 4 पीढ़ियों तक राज करने वालों को अच्छा नहीं लग रहा कि एक चाय वाला आ गया है और देश में राज करने वालों को चुनौती दे रहा है। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि 4 पीढ़ी भारत पर राज करने वालों को एक चाय वाला चुनौती दे रहा है।
आपको पता है ना, आपको पता है ना, ये जमानत पे है। कभी किसी ने सोचा होगा? और भी उनके सारे सागरी दरबारी लोग हैं, वो भी जेल कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। और मुझे विश्वास है 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद है, ये कोर्ट के चक्कर जितने लगाने लगा ले, एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो देश का पैसा लूटकर विदेश भागे हैं, उन भगेड़ों को मोदी वापस लाकर ही दम लेगा। देश का जिन्होंने लूटा है, उन्होंने लौटाना ही पड़ेगा। आप मुझे बताइए, पहले भी इस देश से बेईमानी करके, रुपये मार करके देश छोड़कर लोग भागे हैं कि नहीं भागे हैं? सैकड़ों की तादाद में भागे हैं। हमने कानून बनाए, जो भागा है उसकी पाई पाई जब्त करेंगे। दुनिया में कहीं पर भी होगी तो भी जब्त करेंगे। और इसके कारण ये भागे हुए भी रास्ता खोज रहे हैं। पीएम मोदी ने जिक्र किया कि दुनिया भर में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। इसका कारण मोदी नहीं, जनता का एक वोट है। अब आपको पता चलता होगा कि एक वोट की ताकत क्या होती है। सूरत में किसी रॉक स्टार की तरह युवाओं से संवाद के पहले पीएम मोदी ने गुजरात में विकास योजनाओं की बौछार कर दी। उन्होंने दांडी स्मारक का उद्घाटन करके महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि भी दी। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी मिशन गुजरात को लेकर सूरत पहुंचे। सूरत में पीएम मोदी ने आज कई कार्यक्रमों में शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले सूरत एयरपोर्ट के एक नए टर्मिनल की नींव रखी। एक तरफ मोदी वाइब्रेंट गुजरात की बात कर रहे थे, तो वहीं 2019 चुनाव के लिए भी पूर्ण बहुमत सरकार का तीर छोड़ दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह 2014 के आम चुनाव के बाद बीजेपी को देश की जनता ने सिर आंखों पर बैठाया, तो वहीं पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार ने 30 साल की त्रिशंकु की बीमारी से जनता को छुटकारा दिलाने का काम किया। मोदी ने एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया के शहरों की लिस्ट में टॉप 10 शहर भारत के होंगे और सूरत उनमें सबसे आगे होगा। 30 साल तक हमारे देश में अस्थिरता का दौर रहा। त्रिशंकु पार्लियामेंट बनी, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जोड़ तोड़ करके सरकारें चलाई गई, जिसका मर्जी पड़े उस तरफ खींचता चला गया। देश वहीं का वहीं अटक गया और कुछ बातों में पीछे चला गया। पिछले 4-4.5 साल से हम आगे बढ़ पा रहे हैं, उसका एक प्रमुख कारण है देश की जनता ने समझदारी से वोट डाला और त्रिशंकु की जनता ने समझदारी से वोट डाला और त्रिशंकु की 30 साल पुरानी बीमारी से देश को मुक्त कर दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी कि आने वाले 10-15 वर्षों में दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होने वाले टॉप 10 शहरों में, दुनिया के टॉप 10, ये सारे के सारे 10 हिंदुस्तान। यानी ये स्पष्ट है कि आने वाला समय सूरत का है। सूरत के बाद पीएम मोदी दक्षिण गुजरात के नवसारी जिले के ऐतिहासिक स्थल दांडी पहुंचे, जहां नमक सत्याग्रह से जुड़ी यादों को ताजा रखने के लिए दांडी स्मारक बनाया गया और पीएम मोदी ने नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल देश को समर्पित किया। पीएम मोदी के इस गुजरात दौरे को लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। ये पहली बार है जब दक्षिण गुजरात में पीएम मोदी ने एक ही दिन 4 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया।
लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर संत समाज आर पार के मूड में नजर आ रहा है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के गुट की परम धर्म संसद ने 21 फरवरी को प्रयाग से अयोध्या कूच करने का ऐलान भी कर दिया है। शंकराचार्य का कहना है कि वो अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करके ही मानेंगे। वहीं वीएचपी के साधु संतों की धर्म संसद कल से प्रयाग में ही शुरू हो रही है और उनके एजेंडे पर भी राम मंदिर है। प्रयागराज से ही अयोध्या कूच किया जाएगा। साधु संतों ने ऐलान किया है कि वो 21 फरवरी को अयोध्या जाएंगे और मंदिर बनाने का काम शुरू कर देंगे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की बुलाई धर्म संसद में ये बड़ा ऐलान किया गया है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने कहा कि संसद ने आरक्षण पर बिल पास कर दिया, लेकिन राम मंदिर पर कुछ नहीं किया जा रहा। साधु संतों ने राम मंदिर बनने तक सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का संकल्प लिया। मंदिर एक दिन में तो बन नहीं जाएगा, मंदिर बनने में समय लगता है, लेकिन अगर प्रारंभ में नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। तो उसको प्रारंभ करने के लिए पहले शिलान्यास की आवश्यकता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अपना एक शास्त्रीय संस्कार जो शिलान्यास है वो करने के लिए चाहते हैं। साधु संतों ने सरकार की गैर विवादित जमीन हासिल करने की कोशिश को भी छलावा बताया। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने कहा कि कुछ संस्थाओं के लोगों को लगता है कि ऐसा होने से उन्हें कुछ जमीन मिल जाएगी। उन्होंने कह दिया है कि अब बलिदान देने का वक्त आ गया है। अयोध्या विवाद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन बार बार सुनवाई टलने से संत समाज नाराज है। वहीं राम मंदिर बनाने का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार भी राम मंदिर पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। पीएम मोदी कह चुके हैं कि राम मंदिर के लिए अध्यादेश नहीं लाया जाएगा। ऐसे में संत समाज अब खुद ही मोर्चा संभालने के मूड में है। सरकार ने चुनाव से चंद रोज पहले गैर विवादित जमीन हासिल करने की कोशिश के जरिए साधु संतों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा। आपको बता दें, अयोध्या विवाद की कहानी सालों पुरानी है। अयोध्या में हिंदू राम मंदिर होने का दावा करते हैं। हिंदुओं का दावा है कि विवादित जगह पर श्री राम का जन्म हुआ था और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। वहीं मुसलमान पक्षकार इस दावे को खारिज करते हैं। साल 1949 में विवादित जगह पर मूर्तियां रखी गयी और मामला कोर्ट पहुंच गया। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे को गिरा दिया गया। साल 1993 में विवादित स्थल के आसपास की करीब 67 एकड़ जमीन का केंद्र सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस जमीन के 2.77 एकड़ को 3 पक्षों में बराबर बांट दिया था, लेकिन पक्षकार नहीं माने और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। पिछले 8 साल से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मामले पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ गठित की जा चुकी है। साधु संतों के इस ऐलान के बाद सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कल से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। मोदी सरकार का ये आखिरी संसद सत्र है, इसलिए अटकलें लगाई जा रही थी कि सरकार पूर्ण बजट के जरिए कई तरह की लोक लुभावन घोषणा कर सकती है। वाणिज्य मंत्रालय ने इसे पूरा बजट बताया था और विपक्ष बवाल मचाने के मूड में था कि चुनाव से 2 महीने पहले सरकार पूर्ण बजट कैसे पेश कर सकती है। तो आज वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया कि अंतरिम बजट ही पेश किया जाएगा। हालांकि अंतरिम बजट में भी चुनावी असर दिख सकता है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि उसका इरादा परंपरा तोड़ने का नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस साल सरकार अंतरिम बजट ही पेश करेगी। पहले खबरें आ रही थी कि मोदी सरकार पूर्ण बजट पेश कर सकती है। इसको लेकर मंत्रालयों में भ्रम जैसी स्थिति थी, लेकिन आज वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया कि सिर्फ अंतरिम बजट ही पेश होगा। कल से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 1 फरवरी को कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल अंतरिम बजट पेश करेंगे, क्योंकि वित्त मंत्री अरुण जेटली बीमार हैं। मोदी सरकार का ये आखिरी संसद सत्र है। इसके बाद चुनाव होंगे और जो भी नई सरकार बनेगी वो पूर्ण बजट पेश करेगी। चुनावी साल है, इसलिए सब कुछ सियासी हो जाता है। सरकार क्या करती है और क्या कहती है, उसका असर चुनाव पर जरूर पड़ता है। विपक्ष ये बात अच्छे तरह से जानता है। इसीलिए जैसे ही ये खबर आई कि मोदी सरकार अंतरिम बजट की जगह पूर्ण बजट पेश करने वाली है, तो विरोधी खेमा लामबंद हो गया।
विरोधियों को ये आशंका थी कि मोदी सरकार चुनाव से पहले बजट में कई तरह की लोक लुभावन घोषणाएं कर सकती है। इसीलिए परंपरा की दुहाई देकर विपक्षी पार्टियां सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करने लगी। लेकिन अब साफ हो गया है कि सरकार अंतरिम बजट ही पेश करेगी। वैसे अंतरिम बजट में बड़ी घोषणाएं न करने को लेकर सरकार पर कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं होती। इसलिए ये भी मुमकिन है कि सरकार अंतरिम बजट में चुनाव का भी ख्याल रखे। इंडिया न्यूज के सूत्रों के मुताबिक अंतरिम बजट में भी मोदी सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। कृषि तंत्र को बढ़ावा देने और फूड सिक्योरिटी मिशन को बढ़ावा देने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही छोटी अवधि के कर्ज पर भी सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पीएम कृषि सिंचाई योजना में भी बढ़ोतरी संभव है। सूत्रों के मुताबिक पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को भी बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक किसानों को कई तरह की राहत दी जा सकती है। अब आप ये समझिए कि अंतरिम बजट, पूर्ण बजट और वोट ऑन अकाउंट में क्या फर्क होता है। पहले आम बजट को समझते हैं। आमतौर पर देश में सरकारें पूर्ण बजट पेश करती हैं। पूर्ण बजट में सरकार कई तरह की घोषणाएं करती है। सरकार इसमें पूरे साल के खर्चों और आमदनी का लेखा जोखा रखती है। लेकिन इसके उलट अंतरिम बजट कुछ ही महीनों के लिए पेश किया जाता है। लोकतांत्रिक देशों में चुनावी साल के दौरान सरकारें पूर्ण बजट न पेश कर अंतरिम बजट पेश करती हैं। दरअसल ये बजट चुनावी साल में नई सरकार के गठन तक खर्चों का इंतजाम करने की औपचारिकता होती है। इस बजट में ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जाता जो नीतिगत हो और जिसे पूरा करने के लिए संसद की मंजूरी लेनी पड़े या फिर कानून में बदलाव की जरूरत हो। इसके अलावा तीसरे तरीके से भी बजट पेश होता है जिसे वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। अंतरिम बजट की तरह वोट ऑन अकाउंट भी कुछ ही महीनों के लिए होता है, लेकिन दोनों को पेश करने के तरीकों में फर्क होता है। अंतरिम बजट में केंद्र सरकार खर्च के अलावा राजस्व का भी ब्यौरा देती है, जबकि वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगी जाती है। बजट की इस परिभाषा से आम लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो इस बात से फर्क पड़ता है कि कौन सा सामान महंगा हुआ है और कौन सा सस्ता, सरकार ने कौन सा टैक्स बढ़ाया और कौन सा घटाया। इसलिए देश की जनता तो सरकार से राहत की उम्मीदें लगाए बैठी है। सबसे पहले तो देखिए अटैक हमारे किचन पे होना चाहिए। मोदी जी की तरफ से हम चाहते हैं कि किचन जब तक कि लेडीज का क्या होता है, मेन आधा समय उसी में बीत जाता है। जब वहाँ पर हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो हम आगे की कैसे सोच सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार को बजट बनाते समय ऐसी नीतियाँ अपनानी चाहिए जिससे इन्फ्लेशन कम हो। जो हम पा रहे हैं, जो हमारा रुपया है, उसकी वैल्यू उतनी बनी रहे, उसकी वैल्यू ना कम हो। वैसे जनता की उम्मीदों पर सरकार कितनी खरी उतरती है, ये तो जनता ईवीएम का बटन दबाकर ही बताएगी। कानपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मोदी सरकार के खिलाफ बन रहे महागठबंधन को लेकर तंज कसा। अमित शाह ने कहा कि अगर गठबंधन के हाथ में सत्ता आई तो सोमवार को बहन जी, मंगलवार को अखिलेश, बुधवार को ममता दीदी, गुरुवार को शरद पवार, शुक्रवार को देवेगौड़ा और शनिवार को स्टालिन प्रधानमंत्री होंगे, जबकि रविवार को पूरा देश छुट्टी पर चला जाएगा। उन्होंने दावा किया कि देश चलाने के लिए मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। उनके अध्यक्ष और शक्ति केंद्र के अध्यक्ष भाई और बहन 2014 में चुनाव अभियान की शुरुआत इसी कानपुर से करी और कानपुर से शुरुआत करी थी तो यूपी को जीतकर भाजपा के कार्यकर्ता आए और आज फिर से एक बार 19 में चुनाव अभियान की बूथ अध्यक्षों की शुरुआत यही कानपुर की वीरभूमि से होने जा रही है। तो यही कानपुर, ये कानपुर की भूमि, ये बुंदेलखंड की भूमि, ये वीरों की भूमि है। यही भूमि से नाना साहब पेशवा और रानी झांसी के
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 3 साल पहले बवाना में अवैध कॉलोनी के लिए बजट पास किया था। आज उस योजना को अमली जामा पहनाते हुए 40,000 लोगों को केजरीवाल सरकार ने बड़ी सौगात दी। दिल्ली सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का फैसला भी आज किया है। चुनावी साल में सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बवाना इलाके में अवैध कॉलोनियों को विकास योजनाओं की सौगात दी। सीएम केजरीवाल ने बवाना की 11 कच्ची कॉलोनियों में 22 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का उद्घाटन किया, जो अगस्त तक पूरा हो जाएगा। दिल्ली सरकार के इस कदम से कॉलोनियों में रहने वाले 40,000 से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। बवाना में 21 किलोमीटर की पक्की गलियां और 42 किलोमीटर की नालियां बनाई जाएंगी। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने इन कॉलोनियों के लिए बजट 3 साल पहले ही पास कर दिया था। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के विकास के लिए बीजेपी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पिछले 4 साल में जितने काम किए उतने 70 सालों में किसी ने नहीं किए। केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर दिल्ली सरकार के काम में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया। दोस्तों, मेरे को बड़ा दुख होता है। आज 70 साल हो गए आजादी के। 70 साल के अंदर इन्होंने दिल्ली के अंदर आज कच्ची गलियां, कच्ची नालियां, दिल्ली के अंदर आज कई इलाके ऐसे हैं जहां टैंकरों से पानी जाता है, सीवर नहीं है, पानी नहीं है, गलियां नहीं है, नालियां नहीं है। 70 साल में इन बीजेपी और कांग्रेस वालों ने क्या किया मेरे को तो समझ नहीं आता। 4 साल में हमारी सरकार को 4 ही साल हुए हैं। 4 साल में हमने 400 से ज्यादा कॉलोनियों में तो पानी पहुंचा दिया, पानी की पाइपलाइन बिछा दी 400 कॉलोनियों में। दिल्ली की जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं, सारी कॉलोनियों में हम नालियां बनवा रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, गलियां बनवा रहे हैं, सीवर डलवा रहे हैं और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। ये 4 काम आपके दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में कर रहे हैं। 11,000 क्लासरूम 2 साल पहले बन जाने चाहिए थे। ये मोदी सरकार ने हमारे हर काम में टांग अड़ा के क्लासरूम नहीं बनने दिए, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने दिए। ये आज जो आपका उद्घाटन हो रहा है कॉलोनियों का, भाई साहब 3 साल पहले मैंने बजट पास कर दिया था। आपकी ये कॉलोनियां, गलियां, नालियां 3 साल पहले बन जाती। मोदी सरकार ने फाइलें अटका दी सारी की सारी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा। लिहाजा दिल्ली सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी। केजरीवाल सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी देने का फैसला किया है। इसकी घोषणा कृषि मंत्री गोपाल राय ने की। आज दिल्ली सरकार द्वारा स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के किसानों के फसल का दाम निर्धारित करने के लिए आज किसान कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, वीआईपी हेलीकॉप्टर अगस्ता घोटाले के मामले में एक और आरोपी को दुबई से प्रत्यर्पण किया जा रहा है और उसे भारत भेज दिया गया है। उसे दुबई के समयानुसार शाम को भारत के लिए डिपोर्ट कर दिया गया है, जिसके मुताबिक वो देर रात या सुबह जल्दी भारत आ जाएगा। घोटाले के आरोपी बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के बाद ये दूसरी बड़ी कामयाबी है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जिस कंपनी का इस्तेमाल किया गया था उसका नाम इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। राजीव सक्सेना और उसकी पत्नी इसी कंपनी के डायरेक्टर हैं। इसी पर बात करने के लिए हम सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी और एग्जीक्यूटिव एडिटर आतिर के पास। आतिर, ये जानना चाहूंगा कि राजीव सक्सेना का इस पूरी डील से क्या लेना देना है? देखिए दीपक, राजीव सक्सेना का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का यह मानना है कि उन्होंने एक बड़ी भूमिका इसमें निभाई है और उन्होंने कुछ शेल कंपनी बनाई थी जिसके जरिए जो इसका जो पैसा है, रिश्वत का पैसा, वो आया और उसको वापस भेजा गया। तो एक पूरी इन्होंने इसकी ताला बाला बुना था जिसके संदेह पर इनको अभियुक्त बनाया गया और फिर इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तो इसके बाद हमने पूरे नेटवर्क, आईटीवी नेटवर्क ने इस बारे में कई रिपोर्ट्स भी पहले फाइल की हैं और उसमें ये भी बताया गया था किस तरह से एक पूरा जो है ये दुबई में बैठे हुए थे और अब क्योंकि इनको वापस लाया जा रहा है तो एक बड़ी उपलब्धि की तरह देखा जा रहा है प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया आती तमाम जानकारी के लिए। तो एक और नाम जो लोकसभा चुनाव में गूंज सकता है। बहरहाल लोकसभा चुनाव सर पर हैं, लिहाजा सियासी पार्टियां जनता से वोट मांगने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्कूली बच्चों के अभिभावकों के साथ मीटिंग में वोट मांगा। इस पर बीजेपी हमलावर है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद आयोग ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है और कहा है कि स्कूलों को चुनाव प्रचार का अड्डा नहीं बनाया जाना चाहिए। मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने 4 साल में दिल्ली में एक भी नया स्कूल नहीं बनाया और अब 11,000 कमरे बनाने का दावा कर रहे हैं। ऐसी स्थितियां आ गई हैं जहां पर दिल्ली के कोमल मस्तिष्क वाले बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। हम सब जानते हैं बच्चे समाज के, देश के भविष्य होते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने सारी हदें तोड़ के उन्होंने बच्चों के बीच जाकर बच्चों को भी राजनीति में घसीटने लगे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस ने तस्वीर पूरी तरह साफ कर दी है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने दो टूक कह दिया है कि कांग्रेस किसी भी हाल में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। शीला ने केजरीवाल सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। साथ ही शीला दीक्षित ने ऐलान किया कि न्यूनतम आय गारंटी योजना दिल्ली में भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल रहेगी। हम सब इतना मैं बता सकती हूँ कि कांग्रेस एकजुट है और सब हम मिलकर काम करेंगे। कोई डिविजन हमारे में नहीं है। सोच चिंतन जो है वो सबका एक बराबर है और इस आने वाले चुनाव में जो लोकसभा का होने वाला है इसे हम साबित करेंगे कि सातों की सातों सीटें कांग्रेस को हमारे 3 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, ये 3 है, 3 तरफा कॉन्टेस्ट होगा जो ये नेक्स्ट चुनाव होगा। जब से प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री हुई है तब से विरोधी उनको लेकर बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। अब बीजेपी के एक बड़बोले विधायक ने प्रियंका गांधी पर ऐसी टिप्पणी की जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। साल 2014 में बीजेपी ने महिलाओं की रक्षा का वादा करते हुए ये नारा बुलंद किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि 2019 में बीजेपी के विधायक और सांसद ही इस नारे को भूल जा रहे हैं। कभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को तो कभी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर अनाप शनाप बयानबाजी हो रही है। मायावती को गाली देने वाले यूपी के बैरैया से विधायक सुरेंद्र सिंह ने प्रियंका गांधी के राजनीति में आने पर भी विवादित टिप्पणी की है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने राहुल गांधी को रावण बताया तो प्रियंका गांधी को शूर्पणखा तक कह डाला। आप जानते हैं कि जब राम और रावण का युद्ध जब होने वाला था लंका विजय पर भी, तो पहले रावण अपनी बहन को भेजा था, किसको, शूर्पणखा को। तो लगता है कि जो है राहुल भी रावण के रोल में होगा और राम के रूप में तो मोदी भारत में जो है दुनिया का पताका फहरा ही रहे। राम की भूमिका में मेरा मोदी है और रावण की भूमिका में जो है नायक के रूप में राहुल है, और राहुल जो है वह रावण के अपनी बहन को शूर्पणखा को फिर जो है उतारा है। मान के चलिएगा जो है लंका विजय हो गया। विरोधियों को कोसने में नेताजी इतने खो गए कि उन्हें अंदाजा ही नहीं रहा कि वो क्या बोल रहे हैं। तभी तो उन्होंने कह दिया कि मोदी जी भारत में दुनिया की पताका फहरा रहे हैं। राम के रूप में तो मोदी भारत में जो है दुनिया का पताका फहरा ही रहे। सुरेंद्र सिंह से पहले बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता विनोद नारायण झा ने कहा था कि प्रियंका सिर्फ खूबसूरत चेहरे की बदौलत वोट नहीं बटोर सकती। प्रियंका की एंट्री पर बीजेपी की महिला नेता भी पीछे नहीं है। यूपी के फतेहपुर से बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति प्रियंका को गंगा पुत्री कहने पर निशाना साधती हैं, तो वहीं यूपी के मिश्रिख से बीजेपी सांसद अंजू बाला ने कहा है कि सोनिया गांधी सिर्फ बेटे को आगे बढ़ाना चाहती हैं। प्रियंका को ग्लैमर के रूप में इस्तेमाल करती है। मैं कोई ग्लैमर नहीं मानती, एक परिवार की बेटी है। दीदी, प्रियंका का इस वक्त इलाहाबाद में पोस्टर लगाया गया है, उनको गंगा पुत्री बताया जा रहा है। मैं कुछ नहीं मानती, एक परिवार की बेटी है। गंगा पुत्री यदि किसी बेटी से तुलना की जाए तो मुझे लग रहा है गंगा माँ के सब अपमान है।
बेटी को उतारा है। पहले इतने दिन से मुझे लग रहा है एक माँ के अंदर ही इस भावना का था बेटे को ही आगे लाए, लेकिन कम से कम कांग्रेस बचाने के लिए बेटी को इज्जत मान सम्मान दिया है, इसके लिए तो हम खुश हैं। बाकी हमारे उसमें कोई असर होने वाला नहीं है, हमारे कि वो आएंगी और वो वोट बैंक अपनी तरफ खींच लेंगे, ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है। प्रियंका गांधी पर हो रही बयानबाजी से कांग्रेस भी तिलमिलाई हुई है। कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। जब से श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री राजनीति में हुई है, भारतीय जनता पार्टी के इस शब्दों से स्पष्ट साबित होता है कि कितना मानसिक दिवालियापन बढ़ता जा रहा है। खिस्यानपट और बौखलाहट छुपाई नहीं छिप रही है और बार बार उनकी तुलना ऐसे लोगों से करना, सूपनखा बोल देना, रावण बता देना, मैं मानती हूं कि कहीं न कहीं इनकी जो हार है 2019 में, उसके संकेत देते हुए ये शब्द सामने आ रहे हैं। चुनाव सिर पर आता है तो नेताओं के सिर पर सत्ता का भूत सवार हो जाता है। जो सत्ता से दूर है वो सत्ता पाने के लिए, और जो सत्ता में है वो सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। 2019 के चुनाव से पहले राजनीति के गिरते स्तर की शुरुआत हो चुकी है। आपको कुछ बड़े नेताओं के बयान सुनाते हैं, गौर से सुनिए और खुद तय कीजिए कि चुनाव का ऐलान होने के बाद नेताओं की जुबान और कितनी गंदी होगी। राजनीति में नाम बड़ा होने या पढ़ा लिखा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो ये बड़े बड़े नेता बोलने से पहले एक बार जरूर सोचते कि वो क्या बोल रहे हैं। ये कर्नाटक में बीजेपी के बड़े नेता अनंत कुमार हेगड़े हैं। पहले संघ के स्वयंसेवक थे। 1996 से लगातार 5वीं बार उत्तर कन्नड़ा लोकसभा सीट से सांसद हैं और सितंबर 2017 से मोदी सरकार में स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी। हेगड़े मंत्री के रूप में अपनी उपलब्धियों से ज्यादा अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहे हैं। इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में इनका बयान सुनकर आप सिर्फ शर्मिंदा हो सकते हैं। ಅವರಿಗೆ ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತನೂ ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಪ್ಪ ಮುಸಲ್ಮಾನ, ತಾಯಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಮಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ. ಗಂಗಮ್ಮ ಬಂತು ಅಪ್ಪ ಇದು ಅಲ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತವಲ್ಲ, ಆ ಕೋಪಡಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟರು. ಬಹುತೇಕ ಈ ರೀತಿಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ. ಅಪ್ಪ ಒಂದಾದ್ರೆ ಮಗ ಮತ್ತೊಂದು, ತಾಯಿ ಮತ್ತೊಂದು. ಬಹುತೇಕ ಈ ತರ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಜನ ನಂಬರ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಷ್ಟು ಹಸಿ ಸುಳ್ಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಬಹುತೇಕ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 2.5 ತಿಂಗಳ ಉಳಿದಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನೇ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು 2-3 ತಿಂಗಳು, ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆ ಒಳಗಡೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. कांग्रेस अब अनंत कुमार हेगड़े को किस मुंह से कोसे, वो तो खुद शशि थरूर के ट्वीट पर घिरी हुई है। मंगलवार को कुंभ में कैबिनेट की मीटिंग के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने कुछ मंत्रियों के साथ संगम में स्नान किया। कांग्रेसी सांसद शशि थरूर को मजाक सूझा और उन्होंने संगम की पवित्र डुबकी पर ही तीखी चुटकी लेने की गुस्ताखी की। थरूर ने ट्वीट में लिखा कि गंगा भी स्वच्छ रखनी है और पाप भी वही धोने हैं। इस संगम में सब नंगे हैं। जय गंगा मैया। अब संत महंत बीजेपी के नेता शशि थरूर पर भड़के हुए हैं और कांग्रेस बैकफुट पर है। राजनीतिक कटाक्ष करते करते आस्था का अपमान करना कहां तक लाजमी है, इसका जवाब वो व्यक्ति दे जो इस वक्त कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है और सिर्फ चुनाव के वक्त जनेऊ धारण करता है। कांग्रेस की नैया ये लोग डुबोते हैं। गुजरात अय्यर के बयान चला गया और यूपी में कुछ माहौल बन नहीं रहा था, थोड़ा जो बयान से और चला जाएगा। इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए। पढ़े लिखे विदेश में है पर ज्ञान नहीं है। आस्था का विषय है गंगा नहाना। बैंक कसना ठीक नहीं है, किसी को बैंक का स्वभाव। करोड़ों लोगों की आस्था का राजनीतिक फायदा उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पेटेंट कर रखा है
1990 के दशक से जो पार्टी मंदिर वहीं बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे करने का काम करते हैं, जब दूसरों पे उनके धर्म की आस्था की बात करते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं हास्यास्पद है। राहुल गांधी नहले पे दहला में फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी रफ्तार और विस्तार से खबरों का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी को राम के रूप में दिखाने वाले इन पोस्टर से इन दिनों पटना की सड़कें पटी पड़ी हैं। दरअसल पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस की 3 फरवरी को जन आकांक्षा रैली होने वाली है और इसे लेकर पटना की सड़कों पर कांग्रेस ने जो पोस्टर लगाया है उसमें राहुल गांधी को भगवान राम के रूप में दर्शाया गया है। पोस्टर में विपक्ष पर तंज कसते हुए लिखा गया है कि वो राम नाम जपते रहे, तुम राम बनकर जियो रे, और उसके नीचे कांग्रेस नेता विजय कुमार सिंह का नाम लिखा है। पटना में लगे राहुल गांधी के इन पोस्टर पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने तंज कसते हुए ट्वीट किया है। यह है पटना में कांग्रेस का पोस्टर। कांग्रेसियों का एक ही ध्येय, चाटुकारिता प्रमुख धर्मा, पहले राम के अस्तित्व को नकारो, फिर श्री राम की तरह राहुल को संवारो। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर राम मंदिर को लेकर तंज कसा। मैं तो वही कह रहा हूं कि राहुल गांधी का स्टैंड दिखे, लेकिन अभी तक राहुल गांधी का स्टैंड उस पर साफ नहीं आया है। ये सॉफ्ट हिंदुइज्म वोट के लिए अवतार नहीं बने। राम के जन्मभूमि मंदिर बनाने में अपनी भूमिका दिखाए। अब मंदिर के रास्ते को प्रशस्त कर दिया है एनडीए की सरकार ने। अब आगे राम मंदिर बनने से कोई रोक नहीं सकता। इस बीच राहुल गांधी को राम दिखाए जाने वाले पोस्टर का कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने समर्थन किया और बीजेपी पर तंज कसा। देखिए, भगवान राम सभी के हैं, आपके भी हैं, हमारे भी हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के तो नहीं है, न एक किसी पार्टी के हैं। तो हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्या होता है जब भगवान राम सभी के हैं। जो चाहे वो भगवान राम है, जो चाहे वो कृष्ण है, तो इसमें बुराई क्या है। इससे पहले पिछले साल राहुल गांधी ने शिवालयों में जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी और इसके साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की थी। उस समय भी बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में राहुल गांधी वोटरों को लुभाने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लंबा पत्र लिखा है। तेजस्वी ने अपने पत्र में एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने विश्वविद्यालयों में 13 पॉइंट रोस्टर लागू करने को आरक्षण खत्म करने की साजिश बताया। तेजस्वी ने 31 जनवरी को मंडी हाउस से संसद मार्ग तक होने वाले पैदल मार्च में शामिल होने के लिए लोगों से अपील भी की। जो मनुवादी सोच के लोग हैं, सामंतवादी सोच के लोग हैं, जो देश को हमेशा से वर्ण व्यवस्था में रखने का काम किया, छुआछूत, भेदभाव, जो दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को इंसान न समझ करके जानवरों जैसा बर्ताव करने का काम किया, आज वो लोग सत्ता में काबिज हैं। और मैं मानता हूं कि इनके रहने से हमारा देश टुकड़े टुकड़े में बट रहा है। अगर देश को बचाना है तो भाजपा और आरएसएस को भगाना पड़ेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके बलिदान को याद किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि पर उन्हें राजघाट जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने ट्विटर पर एक संदेश भी लिखा। पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। बापू को उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण कर रहा हूँ। हम उनके दिखाए गए मार्ग और उनके मूल्यों पर चलने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं।
इसके अलावा राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी दिल्ली के राजघाट पहुंचे और बापू को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बापू के कहे एक वाक्य को ट्वीट किया और लिखा कि एक समाज की महानता और प्रगति इस बात से लगाई जा सकती है कि वहाँ कमजोर और असुरक्षित लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। बापू को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ तीनों सेना प्रमुखों ने भी बापू को नमन किया। इसके अलावा पक्ष और विपक्ष के कई नेता राजघाट में मौजूद दिखे और उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि दी। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को उस वक्त महात्मा गांधी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया था जब वो दिल्ली के बिरला भवन में शाम के समय प्रार्थना सभा से उठ रहे थे। गोडसे ने अपनी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से एक के बाद एक 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी थी। उनकी हत्या के बाद गोडसे को फौरन ही गिरफ्तार कर लिया गया था और फांसी की सजा सुनाई गई। न्यायालय पे दहला में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए दमदार 10 मेरे सहयोगी रवि शर्मा के साथ।